तो भाई और बहनों, स्वागत है आपका उस वीडियो में जहां पर होंगी खबरें अनेक, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। तो सबसे पहले एक बहुत ही बढ़िया खबर से शुरू करते हैं। सोनी की वेनम 3 प्री प्रोडक्शन में आ चुकी है और इसको खुद हमारे अपने टॉम हार्डी भाई साहब ने कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि हाँ, वेनम 3 अब प्री प्रोडक्शन में है। और वैसे आप सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पर्सनली वेनम 3 से ज्यादा मॉर्बियस 2 को लेकर एक्साइटेड था। अगर उसके प्री प्रोडक्शन को लेकर आपके पास कोई खबर है टॉम हार्डी भाई साहब, तो उसके बारे में जरूर बताइएगा। लेकिन कुछ हो ना हो, सोनी वालों के पास अपना खुद का आयरन मैन जरूर होगा, क्योंकि इनके पास बहुत लोहा है। दिल में, जिगर में, हर कहीं लोहा भरा पड़ा है। मॉर्बियस जैसी पिक्चर देने के बाद भी अपने खुद के स्पाइडरमैन यूनिवर्स पे बहुत कॉन्फिडेंस है। बढ़ाए जा रहे। एज यू कैन क्लियरली सी, गर्मियों की तरह मेरे गंदे जोक्स भी वापस आ चुके हैं। तो अप्रैल 2023 में सिनेमाकॉन नाम का एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जहां पर कई सारी मूवीज को दिखाया जाता है। तो सिनेमाकॉन में ऐसा सुनने को मिला है कि डीसी वाले अपनी पूरी स्लेट को रिवील करेंगे। जो इनका चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स हमको देखने को मिला था, उस चैप्टर 1 की स्लेट की कुछ मूवीज जो हमको दिखाई गई थी वो पूरी स्लेट नहीं थी। तो वो चैप्टर 1 हमको सिनेमाकॉन में पूरा दिखाया जाएगा, मतलब वहां के लोगों को दिखाया जाएगा। तो हमको पता लग जाएगा कि क्या इसमें देखने को मिलेगा हमें। लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसा भी सुनने को मिला है कि सिनेमाकॉन में लोग फ्लैश मूवी को दिखाने वाले हैं। और अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो ना, तो किसी भी स्टूडियो के लिए बहुत बड़ी चीज है कि वो अपनी मूवी को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसकी एक्चुअल रिलीज के 2 महीने पहले वो किसी इवेंट में उसको प्रीमियर करवा के दिखा रहे हैं। इसके पहले पैरामाउंट वालों ने टॉप गन मैवरिक के साथ पिछले साल ये चीज करी थी। सिनेमाकॉन में दिखाने के बाद उसको बहुत अंड बंड लेवल की हाइप मिल गई थी। और इस साल डब्ल्यूबी वाले कर रहे हैं फ्लैश के साथ, तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। मतलब कॉन्फिडेंट तो है। एक मिनट, ये किसने बोला कि मूवी को 2 महीने पहले दिखा रहे हो? तो इसके स्पॉइलर भी मिल सकते हैं। ऐसे आइडिया कौन देता है भाई? किस? फिर इसके बाद ऐसा सुनने में आया कि जोकर 2 फॉली 2 जो है उसकी मल्टीपल एंडिंग्स को शूट किया जा रहा है। पता नहीं क्यों, पर लेकिन फिर भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि जोकर 2 जो है उसकी मल्टीपल एंडिंग्स को शूट किया जा रहा है। ऐसा टेस्ट स्क्रीनिंग्स में किया जाता है, ताकि एक ग्रुप को एक एंडिंग दिखाई जाती है, दूसरे ग्रुप को दूसरी एंडिंग दिखाई जाती है, फिर उनके रिस्पॉन्स चेक किए जाते हैं। जिस ग्रुप का रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आता है उस एंडिंग को जनरली यूज किया जाता है। तो हो सकता है कि मल्टीपल एंडिंग्स इसलिए शूट हो रही हो। लेकिन देखो, लेडी गागा है, हॉकिन फीनिक्स हैं, जोकर 1 को रिस्पॉन्स अच्छा मिला था, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिर इसके बाद मार्वल को लेकर कुछ अपडेट्स आई हैं और उसमें हमें पता लगा कि जेफ लवनेस, जिन्होंने एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया लिखी थी और वही एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी भी लिख रहे हैं, उन्होंने ये अपडेट दी है कि वो डस्टिन डेनियल क्रेटिन, जो कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने शैंग-ची को भी डायरेक्ट किया था। तो जेफ लवनेस और डस्टिन डेनियल क्रेटिन मिलकर एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को लिखना शुरू कर चुके हैं। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा कि हमने मूवी लिखनी शुरू कर दी, और इस चीज के लिए उन्होंने जोनाथन मेजर्स से भी फीडबैक लिया कि वो कैंग द कॉन्करर को अब किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि साहब, आपने पहले नहीं सोची थी ये चीज? मार्वल अपने फेजेस को इतना लंबा प्लान कैसे कर रहा है? फिर जब आप कैंग डायनेस्टी को अब लिखना शुरू कर रहे हो, वो मैंने मान लिया, लेकिन आपको कैसे नहीं पता कि कैंग को लेके कहां जाना है? आपने उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में 1000 लाख करोड़ कैंग दिखा दिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैंग को लेके कहां जाना है। और देखो, आई एम ऑल अप फॉर सेकंड चांसेस। मैं लोगों को सेकंड चांसेस देने में बिलीव रखता हूं, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ठीक है, एक बार बंदे ने कहानी लिख दी, गड़बड़ हो जाती है, राइटिंग ठीक नहीं थी, सेकंड चांस दे देना चाहिए। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट्स ना रेड फ्लैग को रेस कर देते हैं मेरे लिए। पहला तो ये कि आपने एंटमैन क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में इतनी बड़ी चीज को टीज कर दिया, उसके बाद आप खुद एक्टर से ही पूछ रहे हो कि कैरेक्टर को किधर लेके जाना है। दिक्कत वाली बात है, बहुत दिक्कत वाली बात। लेकिन मैं फिर ऐसे ही बोल रहा हूं कि इन लोगों के स्टेटमेंट्स को ऐसे ज्यादा दिल पे मत लेना। हमारा चुकंदर काटने के लिए कई बार मीडिया में आकर ऐसे स्टेटमेंट दे दिया करते हैं लोग। बहुत हाई चांसेस है कि कैंग डायनेस्टी की स्टोरी को बहुत आगे तक लिखा जा चुका हो, प्रोबेबली पूरी कंप्लीट करके पटक दियो इन लोगों ने, सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी को आगे तक लिख चुके हो। तो इसीलिए दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, कहीं और से ले लेना। दिमाग की बात कर रहा हूं मैं, दिमाग पे लो। एंड स्पीकिंग ऑफ कैंग द कॉन्करर, तो एक छोटी सी क्लिप रिलीज हुई जिसमें जो कैंग के स्टंटमैन है उन्होंने एक डिलीटेड सीन टाइप का दिखाया। उसमें हम कैंग द कॉन्करर का जो स्टंट है उसको एक सोर्ड और ऐसे वेपन के साथ परफॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एंटमैन क्वांटमेनिया में प्रोबेबली ऐसी कोई सीक्वेंस होने वाली थी जिसमें कैंग के पास एक सोर्ड टाइप का वेपन होने वाला था। एंड आई एम काइंड ऑफ सोल्ड ऑन इट। बहुत ही बैडास टाइप का लग रहा था। अगर कैंग के पास ये वेपन होता तो देखने में मजा आता। अगर कॉमिक बुक्स की बात करी जाए तो हाँ, ऐसा कुछ था कैंग के पास।
एक कॉमिक बुक होती है जिसमें कैंग सोर्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन पोलार्ड भैया के होने का फायदा यही है, बल्ला हो या तलवार, इस मैच में नहीं चले तो अगले मैच में। एंटमैन क्वांटमेनिया में हमको तलवार देखने को नहीं मिली तो क्या हुआ, इतने सारे वेरिएंट्स किस लिए हैं, कैंग डायनेस्टी में देख लेंगे, डाल देना ये वाला सीन बस। फिर इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया सी खबर आ रही है, तो चार्ली कॉक्स न्यूयॉर्क सिटी पहुंच चुके हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन को शूट करने के लिए। शूटिंग स्टार्ट भी हो चुकी है और लोग बैठे थे कैमरा लेके अपने, जैसी शूटिंग शुरू हुई उसमें ऐसे फोटो आई है। तो चार्ली कॉक्स एकदम होमलेस पर्सन लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनके पास पैसा नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, भिखमंगे टाइप लग रहे हैं बिल्कुल, मतलब एकदम कुछ भी नहीं है, ऐसे बिल्कुल कंप्लीटली होमलेस पर्सन। एंड आई लव्ड इट, आई फकिंग लव्ड इट। मतलब ऐसा लगा मेरे को कि ये मेरा डेयरडेविल है, ऐसे ही तो मेरे को देखना है। घर नहीं, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, सड़कों पे पड़ा रहे, मरने की हालत हो जाए, ये मुझे चाहिए डेयरडेविल से। पैसा ही पैसा लुटा दूंगा भाई, पैसा ही पैसा, मजा आ गया यार। फिर इसके बाद अटैक ऑन टाइटन का नया ट्रेलर रिलीज हुआ और इट वॉज सो फ्रीकिंग गॉर्जियस। मतलब उसको देख के मुझे लगा कि यार कितने गजब के विजुअल्स थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इतनी ब्यूटीफुल सी चीज़ थी, इसको थिएटर में रिलीज मिलना चाहिए था। फिर बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है कि लॉजिस्टिक्स के इशू हो जाते हैं और फिर होते होंगे इन लोगों के कुछ इश्यूज, लेकिन फिर भी मतलब एज ए फैन आई वॉन्टेड टू सी इट ऑन एज बिग ऑफ अ स्क्रीन एज पॉसिबल। मेरी थी इच्छा इसको बड़े पर्दे पे देखने की, लेकिन चलो ठीक है, ट्रेलर बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है और समझ में आता है कि ये वाला जो सीज़न है, फाइनल सीजन पार्ट 3 पार्ट 1 बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगा, बहुत ज्यादा। आई नेवर थॉट डेथ कुड बी सो गॉर्जियस एज वेल। फिर इसके बाद सिमू लू जो हमारी शैंग-ची बनते हैं, उन्होंने ये टीज करा कि आप शैंग-ची को दूसरे सुपर हीरोज के साथ टीम अप करते हुए देख सकते हो सूनर देन यू थिंक। मतलब शैंग-ची 2 से पहले हम शैंग-ची को दूसरी चीजों में देख लेंगे। तो अब ये कहाँ देखेंगे उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बोला कि जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो अच्छी बात है, स्टेटमेंट फेंक दिया करो ऐसे, बस बताया मत करो कब। कैप्टन मार्वल आ रही है उसमें देखने को मिल सकते हैं, लोकी आ रहा है उसमें देखने को मिल सकते हैं, कैप्टन अमेरिका आ रही है उसमें देखने को मिल सकते हैं। कब सिमू भाई कब। फिर इसके बाद लोकी के फैंस के लिए एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग न्यूज है। तो लोकी का सीजन 2 जैसा मैंने पहले भी बताया था कि डिले हो चुका है और अब वो पुश बैक हो चुका है समर में, मतलब समर 2023 में। हमारा समर नहीं, हमारा समर तो आ चुका है, जो यूएस का समर है उसमें। अब अगर आप यूएस के समर मंथ्स को जाके देखते हो तो वैसे जून जुलाई अगस्त बताता है, लेकिन क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है तो 2023 के जो समर मंथ्स है वो जून से लेकर सितंबर तक हो चुके हैं। तो इसको सितंबर के आसपास कभी एक्सपेक्ट करना, क्योंकि मई में वैसे भी सीक्रेट इन्वेजन ड्रॉप करेगा। तो सीक्रेट इन्वेजन और लोकी सीजन 2 के बीच में लोग थोड़ी सी स्पेसिंग रखना चाहेंगे। तो मतलब हाँ वही अगस्त सितंबर के आसपास कभी। तो अगर आप लोगों को रॉबर्ट डाउनी जूनियर की शेरलॉक होम्स मूवी पसंद थी, नहीं बेनेडिक्ट कम्बरबैच वाला शेरलॉक शो नहीं, शेरलॉक होम्स मूवीज 1 और 2, तो उसको लेके मेरे पास न्यूज है, गुड और बैड अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं गाय रिची, उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने इसके थर्ड पार्ट को लेकर जो भी चीजें हैं वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के हाथ में सौंप दी है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं। आज से कुछ टाइम पहले ऐसे सुनने में आ रहा था कि इसका थर्ड पार्ट जो है उसको लेकर डायरेक्टर फाइनलाइज हो चुका है, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर उसको ड्रॉप आउट कर दिया गया, इसके बारे में कुछ भी सुनने को नहीं आया। अब गाय रिची ने कहा है कि इसके थर्ड पार्ट को लेकर उनके हाथ में कुछ नहीं है, अगर आरडीजे कहेंगे तो सब चीजें आगे बढ़ जाएंगी, अगर अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाएगी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आरडीजे ने कुछ भी नहीं बोला है। तो मतलब आप फिलहाल के लिए ऐसे मान लो कि ये प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ अगर आरडीजे कहेंगे तो हो भी सकता है। फिर इसके बाद डेडपूल 3 और ब्लेड दोनों की शूटिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। तो मार्वल ने इन दोनों के सिनॉप्सिस रिलीज कर दिए, हालांकि बहुत ज्यादा बेसिक है। डेडपूल का तो कुछ भी नहीं है, उसका सिनॉप्सिस ये है कि डेडपूल की सागा में एक और वायलेंट ब्लडी और एकदम उसके जैसी मूवी आ रही है। लेकिन हाँ ब्लेड का सिनॉप्सिस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि कहानी होने वाली है हाफ मॉर्टल हाफ इमॉर्टल वैम्पायर हंटर की, जो इस दुनिया में से जितने भी वैम्पायर है उनको मारने चला है अपनी मदर को एवेंज करने के लिए, क्योंकि इसकी माँ जब इसको बर्थ दे रही थी तब उसी मोमेंट एक वैम्पायर ने उनकी जान ले ली। एंड अगर इसी पे कहानी बेस्ड होने वाली है तो ये लोग बहुत ज्यादा कॉमिक बुक एक्यूरेट टेक लेने वाले ब्लेड के ऊपर, विच आई एम ऑल अप फॉर, और मजा आएगा देखने में। ब्लेड इज गोना बी वन ऑफ दोस प्रोजेक्ट जिसे लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखते हैं मार्वल क्या करता है इसके साथ। बस एक ही दिक्कत है, PG-13 में एक वैम्पायर मूवी के अंदर खून कैसे दिखाओगे बे, गोल्डन भी नहीं दिखा सकते इसमें तो। फिर इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया सी खबर मेरी कि नाटो ऑस्कर्स के अंदर परफॉर्म किया जाने वाला है, और मैं एक पल के लिए एकदम खुश हो गया। मैंने कहा ऑस्कर्स में भाई डांस परफॉर्मेंस, वो भी हमारे जूनियर NTR और रामचरण का। लेकिन फिर
पता चला मुझे कि एक्चुअली डांस परफॉर्मेंस नहीं बल्कि सिंगिंग परफॉर्मेंस होगा। जो उनके सिंगर्स हैं, मतलब जिन्होंने वो नाटो नाटो गाना गाया, वो एक्चुअली आ करके गाएंगे स्टेज पे। तो आई वाज लाइक हाँ अच्छी चीज है, मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को इतने बड़े स्टेज पे, तो दैट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट। लेकिन मेरे को वो डांस वाली चीज देखनी थी यार, पर चलो ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑस्कर्स देखता ना तो वो डांस परफॉर्मेंस के लिए। फिर इसके बाद आती है एक बहुत ही तगड़ी सी खबर, एक्चुअली दो तगड़ी खबर है, आपस में इंटरमिक्स्ड है। तो स्टीवन यून, अगर आप लोग नहीं जानते तो स्टीवन यून एक काफी अच्छा एक्टर है, पॉपुलर भी है। वॉकिंग डेड जिन लोगों ने देखा है वो काफी अच्छे से जानते होंगे, ग्लेन का रोल प्ले किया था इन्होंने। और इनविंसिबल में जिस बंदे ने इनविंसिबल मतलब मार्क ग्रेसन की वॉइस दी है और लाइव एक्शन में वही इनविंसिबल को पोर्ट्रे भी करने वाला है, तो वो बंदा एक्चुअली में थंडरबोल्ट्स में कास्ट कर लिया गया है किसी बड़े रोल में। और ऐसा बोला जा रहा है कि वो आगे भी मार्वल के प्रोजेक्ट्स में रिकर करेगा, मतलब मार्वल की और भी मूवीज में आएगा। एंड सिंस क्योंकि एशियन है तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, समझ में आता है कि अमीडस चो हो सकता है। अब अमीडस चो बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में अपीयर होने वाला एक और हल्क होता है जिसको टोटली ऑसम हल्क कहा जाता है। अब नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये बुरा हल्क नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हल्क्स में से एक है। इसका अपनी बॉडी पे पूरी तरह से कंट्रोल होता है, माइंड पे कंट्रोल होता है, जीनियस होता है, बहुत ज्यादा कूल दिखता है। तो लोगों ने कहा कि स्टीवन यून सिंस बहुत ज्यादा कूल दिखते हैं तो ये काफी परफेक्ट कास्टिंग हो सकती है। लेकिन फिर ऐसी खबर आने लगी कि नहीं, ये अमीडस चो के रोल में कास्ट नहीं करे जा रहे हैं। तो फिर जनता ने कहा कि अगर अमीडस चो के रोल में कास्ट नहीं करे जा रहे हैं तो फिर किस रोल में? फिर तो एक ही रोल बच रहा है, सेंट्री। एंड फिर खड़ा होना शुरू हुआ बवाल कि भाई रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के कैरेक्टर में कैसे कास्ट कर सकते हो आप स्टीवन यून को? क्योंकि स्टीवन की पर्सनालिटी से बल्की टाइप की नहीं है, वो लीन टाइप के बंदे हैं। तो लोगों ने कहा कि यार कैसे पॉसिबल है। लेकिन पर्सनली अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो स्टीवन एक बहुत ही फैबुलस एक्टर है। मैं वॉकिंग डेड के टाइम से उनका काफी बड़ा फैन हूं, मुझे उनका कैरेक्टर बहुत पसंद था। एंड आई थिंक अगर उनको सेंट्री के रोल में कास्ट किया जाता है तो ही कैन डू अमेजिंग सॉर्ट ऑफ जस्टिस टू हिम। जिन भी लोगों ने वॉकिंग डेड देखा है वो जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वॉकिंग डेड में बंदे का कैरेक्टर ट्रॉमेटाइज था, परफेक्ट जस्टिस किया। इनविंसिबल में मार्क का कैरेक्टर ट्रॉमेटाइज होता है, परफेक्ट जस्टिस किया। जिसने नोप देखी है, नोप मूवी में इसके कैरेक्टर को ट्रॉमा मिलता है, जस्टिस किया। तो फिर सेंट्री का कैरेक्टर जिसको इतना ट्रॉमा मिला है, ये कैसे जस्टिस नहीं कर सकता ये बताओ। लेकिन फिर इसके कुछ ही समय बाद ये खबर आने लग गई कि रायन गॉसलिंग को भी मार्वल वालों ने कास्ट कर लिया है किसी अननोन रोल में, और ये भी मल्टीपल मूवीज में आएंगे। अब भाई मुझे नहीं पता कि कौन किस रोल में कास्ट हो रहा है एट दिस मोमेंट। हमको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि कौन किस रोल में कास्ट होने वाला है, चिंता मत करो, सब सुनने में आ जाएगा। तो देखते हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपका क्या कहना है, कौन किस रोल में कास्ट होगा, कौन किसके लिए परफेक्ट होगा। तो लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर आप करेंगे। अगर आपको पसंद हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर हाँ कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। I take a look at my life to realize this very level. Cause I've been impressed with the land is so far away. People don't know no tricks, they're not on this road. Well, I ain't never crossed the barrier that you're in. Sorry, be treated like a punk. You know, that's on her.